हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था दृष्टिबाधित बालकों के अर्थ को, उनकी परिभाषा को, साथ ही में जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके होने का क्या कारण होता है, मतलब किस तरीके से उनमें दृष्टिबाधिता उत्पन्न होती है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। मैंने कहा था 2 वीडियो में हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे दृष्टिबाधित बालकों से रिलेटेड, जिससे कि आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 में बना रही हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं तो उनके क्या प्रकार रहते हैं, या फिर जो अंधापन है उसका बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव रहता है वो देखेंगे। और जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनकी शैक्षिक व्यवस्था को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रकार क्या होते हैं। 2 तरीके के जो हैं वो बच्चे होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं। एक तो नेत्रहीन होते हैं बालक, दूसरे आंशिक रूप से दृष्टिहीनता बच्चे में होती है। नेत्रहीन वो होते हैं जो बच्चे जन्म से ही अंधे होंगे, पूरी तरीके से मतलब पूर्ण रूप से अंधे होंगे या फिर आंशिक अंधे होंगे। लेकिन जो बच्चे जन्म से ही किसी भी प्रकार की देखने से संबंधित असमर्थता रखते हैं, हम उनको नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम उनके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय जो बनाए गए हैं उनमें कक्षाएं लगाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या रहता है कि हम नॉर्मल क्लासेस में नॉर्मल बच्चों के साथ में इनको हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इनके लिए अलग ही विद्यालयों की व्यवस्था करवाई जाती है, स्पेशल एजुकेशन इन्हें दी जाती है। दूसरे आंशिक रूप से दृष्टिहीन आते हैं, जिसमें क्या रहता है कि बच्चे को उपचार देने के बाद में नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है। अगर बच्चे की आईसाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी ठीक है, मतलब चश्मे के उपयोग के द्वारा, कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा या फिर उपचार के द्वारा अगर बच्चे को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो कुल मिला के जो आंशिक दृष्टिहीनता रखते हैं बच्चे, हम उनको नॉर्मल क्लासेस में यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा हम उन बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में, और नॉर्मल क्लासेस में नॉर्मल स्कूल्स में बच्चों के साथ पढ़ाएंगे विशिष्ट व्यवस्थाओं के साथ में। उनकी आवश्यकताओं के, उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीजें हम विद्यालयों में अरेंज करेंगे और बच्चे को एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो यानी जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन होते हैं, जिनको उपचार के बाद में नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, जो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जो पूरे तरीके से अंधे हैं उनको स्पेशल एजुकेशन के द्वारा एजुकेटेड किया जाता है। अब अंधेपन का क्या प्रभाव रहता है बच्चे पे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है निष्क्रियता। देखिए, जो खेल होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सुखद अनुभव है ना। मतलब हर बच्चा क्या करता है, खेल से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है खेल की उसकी लाइफ में। तो हर बच्चा तोड़ फोड़ के सीखता है ना, इधर उधर जाके चीजों को एक्सप्लोर करके, चीजों को डिस्कवर करके सीखता है। लेकिन जब बच्चा अंधा होता है, भाई हम सारी ही चीजें आंखों से देख के ही तो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जब बच्चा अंधा होता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, वो मजबूर है, वो एक जगह स्थिर होकर बैठा रहता है, वो एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, वो तोड़ के एक्सप्लोर नहीं कर पाता है चीजें। जैसे कि बच्चे खिलौने तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है उसे कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, इस बात के डर से वो इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास नेत्र ही नहीं है ना भाई, दिखाई ही नहीं दे रहा है उस बच्चे को। इस वजह से निष्क्रियता आ जाती है, और निष्क्रियता की वजह से बच्चे का जो मेंटली डेवलपमेंट है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, मतलब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, सामाजिकता। ये जो लोग होते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं, वो सोसाइटी के लोगों के साथ में, क्योंकि जब बचपन में बच्चा होता है तो वो जब नॉर्मल बच्चे से मिलता है, तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो अंधे बच्चे को ऐसे ट्रीट करता है, जो नेत्रहीन बालक है उसको ऐसे ट्रीट करता है कि मानो उसने कोई गलती कर दी हो। तो बचपन से ही, क्योंकि हम छोटे बच्चों को भी वो चीज समझा नहीं पा रहे हैं, सिखा नहीं पा रहे हैं कि वो भी एक तरीके की डाइवर्सिटी है ना, विविधता है भाई। जब सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो अंधे बालक में भी एक मतलब विभिन्नता है, तो वहां पे घुल मिल नहीं पा रहा है बच्चा, उसे हीनता की भावना महसूस हो रही है। जैसे नॉर्मल बच्चा एक्टिविटीज कर पा रहा है, वैसा जो अंधा बच्चा है या फिर जिसके पास आंखें नहीं है, जो देख नहीं पा रहा है, वो नॉर्मल बच्चे की तरह एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उसका सोशली डेवलपमेंट भी धीमा हो जाता है। वो लोगों से बात करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी के लोग ही उसको ऐसा फील करवा देते
देते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे हीन भावना, यानी बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि हम में कुछ कमी है, क्योंकि लोग उसे ऐसा रियलाइज करवा देते हैं, तो वो अपने आप को दूसरों की तुलना में तुच्छ समझता है, कम समझता है। उसको लगता है कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसको आभास करवाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको ऐसा बेचारा इसके पास आंखें नहीं है, लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसे ऐसा रियलाइज होने लगता है कि मेरे पास कोई चीज की तो कमी है। इस वजह से बच्चे में हीनता की भावना डेवलप हो जाती है। साथ ही में जो ये बच्चे होते हैं, इनके सेंस ऑर्गन्स अलग जो होते हैं, जैसे भाई आंखें ही तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों के सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा शार्प होती है। साथ ही में जो वाणी का विकास है, इनकी जो बोली होती है उस पर कमांड बहुत अच्छी होती है, इनकी स्पर्श इंद्रियां बहुत ज्यादा जागृत होती है, मतलब बहुत अच्छे से ये चीजों को टच करके समझ पाते हैं। साथ ही में ध्वनि संवेदना, यानी इनके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा शार्प होती है, किसी भी चीज को सुन के आसानी से किसी भी ज्ञान को ये अर्जित कर सकते हैं। स्मरण शक्ति की अगर हम बात करें तो इनके याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है, ध्यान केंद्रित करना इनको बहुत अच्छे से आता होता है, इसीलिए ये किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, या सीख सकते हैं किसी भी चीज को जल्दी। और ये जो अंधे बालक होते हैं, इनका वाणी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, सुनने पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो क्या रहता है कि अगर ऐसे जो बालक हैं वो उनका संज्ञानात्मक विकास भले ही अच्छे से ना हो पाए, लेकिन अगर ये लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ऐसे लोग गायक और संगीतकार बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके शिक्षा की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शैक्षिक व्यवस्थाओं को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कक्षागत व्यवस्था की, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो भी नेत्रहीन बालक हैं उनके लिए। साथ ही में जो छड़ी की व्यवस्था है वो विद्यालय में होनी चाहिए, और छड़ी को रखने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा लेके आता है अपनी छड़ी डेली तो उसके लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। साथ में मेजों में थोड़ा सा स्थान होना चाहिए नीचे की तरफ खाली, और जो मेज के कोने हैं वो नुकीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है तो टकरा के उन्हें चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए मेज के जो कोने होते हैं वो हमें क्या करना है, उनको शार्प नहीं बनाना है, नुकीला नहीं बनाना है, ये बात ध्यान रखनी है, गोलाई में होने चाहिए। साथ ही में जो बच्चे नेत्रहीन हैं या जिनको आंशिक रूप से दृष्टिहीनता है उनको हम आगे बैठाएंगे, जिससे कि जो टीचर्स हैं यानी आप जो शिक्षक हैं उनको बच्चों को, जो भी नेत्रहीन बच्चे हैं उनको आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से सुनाई दे सके, प्लस आपने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो उसको अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी भी बच्चे को परेशानी हो रही है तो आप जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बदल सकते हैं। क्लासरूम जो है उसका कलर भी मायने रखता है, तो क्लासरूम का कलर हल्के रंग का होना चाहिए, जिससे कि हमेशा क्लासरूम प्रकाश में रहेगा, ऐसा लगेगा कि रोशनी है। तो हमें हल्के रंग का इस्तेमाल करना है क्लासरूम से, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है सहकारिता। देखिए, किसी भी काम को कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, और जब बात इंक्लूसिव एजुकेशन की हो तो कोई एक टीचर उस क्लास को नहीं संभाल सकता। इसीलिए जो टीचर्स होते हैं उनको अपने संगी साथियों की जरूरत होती है, यानी एक क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लासरूम जो कि है वहां पे अलग अलग विभिन्नता वाले बच्चे बैठे होंगे, अलग अलग नीड्स वाले बच्चे बैठे होंगे, अलग अलग क्षमता वाले बच्चे बैठे होंगे। तो जो टीचर है वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा चीजें, जिससे कि उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, या जो भी बच्चे असमर्थी हैं उनको अच्छा फील करवाने के लिए अलग अलग टीचर्स अपना कोऑपरेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, सहकारिता दिखा सकते हैं, जिससे कि हर बच्चा प्रॉपर एजुकेशन ले सके और उनमें दृष्टिहीनता की भावना ना आए। जो टीचर्स हैं वो बच्चों को भी, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन सभी को इस बात के लिए रेडी करेंगे कि जो असमर्थी बच्चे हैं वो भी हमारी तरह ही हैं। तो कुल मिला के सब कुछ काम सहकारिता से होगा, मिलजुल के काम चलेगा, सारे ही लोगों का डेवलपमेंट अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला देखिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। कम देखने वाले बच्चों और जो औसत बुद्धि वाले बच्चे हैं हम उनका करिकुलम एक जैसा सेट करेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी, हम को करिकुलर एक्टिविटी ऐसी नहीं कराएंगे या करिकुलर एक्टिविटी हम ऐसी नहीं करवाएंगे जिससे कि जो बच्चे नेत्रहीन हैं उनकी आंखों पर ज्यादा प्रभाव पड़े या आंखों पर ज्यादा जोर पड़े। हम ऐसा काम बच्चे से नहीं करवाएंगे। जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चे को किसी
किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम उसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से उसमें चेंजेस ला सके, है ना। कठोर नहीं होगा, लचीला होगा। हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्षमता, बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग अपने करिकुलम में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो मतलब छात्र केंद्रित चीजें हैं, तो हम हमेशा बच्चे के एक्टिविटी पे बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब बच्चे नेत्रहीन हैं तो ज्यादातर हम बोलने वाली एक्टिविटी करवाएं, जिससे कि बच्चों को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और उनको भी बेनिफिट उतना ही मिल सके जितना कि नॉर्मल बच्चों को मिलता है। तो यानी हम प्रायोगिक विधि का इस्तेमाल करेंगे, वाद विवाद विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, हम इन सारी विधियों का मतलब बहुत सारी विधियां हैं जो एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ नॉर्मल बच्चा ही मजे ले पा रहा है, बल्कि जो नेत्रहीन बच्चा है, जिसके पास आंखें नहीं है, या फिर आंखें नहीं इन द सेंस उसकी जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक ढंग से वो पढ़ नहीं पाता है बिना चश्मे के, तो हम ऐसे बच्चों को भी लाभ प्रदान करेंगे अपनी शिक्षण विधियों से। और हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करवाएंगे जिससे कि जो दृष्टिहीन बालक है उनको ज्यादा चलना फिरना पड़े या उनको अपनी आंखों पर किसी भी प्रकार का दबाव महसूस हो, तो हम ऐसी कोई भी शिक्षण विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे हम टीचिंग एड का ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हैं। जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादातर बच्चों को बोल के समझाते हैं, जो भी टीएलएम होते हैं, मतलब टीएलएम टांग लिया और साथ ही में बोल के बताते हैं। लेकिन टीचर्स को ये बात ध्यान रखनी है कि जब वो क्लासरूम में जाएंगे तो वो ये भी ध्यान रखेंगे कि क्लासरूम में कुछ जो है वो आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालक भी बैठे हुए हैं। देखिए, क्लासरूम में बच्चों जो इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें पढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती है, टीचर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है और वहां पे अलग ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे कि हम हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली देख सके। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाए। तो हमें क्या करना है, जो टीचिंग एड है उनको हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, जिससे कि जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है या आगे बैठा हुआ बच्चा है, हर प्रकार का बच्चा उस टीएलएम को समझ सके, आसानी से चीजों को जान सके। साथ ही में हमें कुछ ऐसी रियलिस्टिक चीजों का भी इस्तेमाल करना है जिससे कि बच्चा एटलीस्ट, जो भी नेत्रहीन भी अगर बालक है या आंशिक रूप से जो नेत्रहीन है, वो छू के स्पर्श करके, क्योंकि जो नेत्रहीन बालक होते हैं या जो भी आंशिक रूप से नेत्रहीन होते हैं वो स्पर्श इंद्रियां उनकी बहुत ज्यादा होती हैं, वो छू कर किसी भी चीज को आसानी से पता कर सकते हैं, अनुभव उन्हें बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टीचिंग एड थोड़े से बड़े बनाने हैं। अब बुक कैसी होनी चाहिए, तो इनके लिए जो किताबें हैं वो सामान्य किताबों की तुलना में थोड़े प्रिंट, मतलब उसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। साथ ही में साफ सुथरा प्रिंट होना चाहिए, सफेद कागज पे काले रंग की स्याही से आराम से मतलब छपाई हुई होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को अपनी आंखों पे ज्यादा जोर ना देना पड़े, आराम से वो अपना ध्यान केंद्रित करके पढ़ सकें। उन्हें कोई भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई ये ला लिखा है, सा लिखा है। आराम से वो किसी भी चीज को पढ़ सके, अध्ययन कर सके। विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नेत्रहीन या आंशिक रूप से दृष्टिहीन बालक होते हैं उनके मन में बहुत ज्यादा ग्लानि रहती है, बहुत ज्यादा हीनता रहती है, उन्हें अपनी बातें किसी ना किसी से शेयर करनी होती है। तो टीचर्स का ये रोल रहता है, ये जिम्मेदारी रहती है कि हर बच्चे से व्यक्तिगत रूप से मिले, इंडिविजुअली काम करे, मतलब बच्चे से बातचीत करे, जिससे कि बच्चे अपने मन की बात शिक्षक को बता सके और जो टीचर्स हैं वो बच्चे को मतलब ठीक ठीक निर्देश दें और परामर्श दें, यानी वो ठीक तरीके से बच्चे को राह दिखाएं कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये सारी चीजें हैं। तो बच्चे पे विशेष ध्यान की आवश्यकता है, अगर हो तो अलग से विशेष कक्षाएं भी लगा देनी चाहिए। अगला देखिए, समस्याओं का समाधान, क्योंकि बच्चा समाज में रह रहा है, उसके बाद अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, तो टीचर्स को हमेशा बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तत्पर और रेडी होना चाहिए। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, मैंने पहले भी बोला है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो क्रिएट की हुई है और आप लोगों का साथ और प्यार बना हुआ है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।